बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए 80 का पूर्णांक है, 80 पूर्णांक है 30 आप लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एमसीक्यू हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, टोटल 30 क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू मिलेगा। पहला नंबर देखिए, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है? पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा ऑप्शन है निकोलस, तीसरा ऑप्शन है ज्यूसेपी मैथ्सनी, चौथा ऑप्शन है मेटरनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ज्यूसेपी मैथ्सनी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और जेक बोर्ड के तरफ से जो मॉडल पेपर आया है उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा मॉडल सेट आप लोग रट लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? पहला ऑप्शन है समान संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है समान इतिहास, तीसरा ऑप्शन है भाषा और लोक परंपरा, चौथा ऑप्शन इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता जो है वो समान संस्कृति से भी जुड़ी रहती है, समान इतिहास से भी, और समान भाषा लोक परंपरा सभी से जुड़ी हुई रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? पहला ऑप्शन है कुस्तुनतुनिया की संधि, दूसरा ऑप्शन है रोम की संधि, तीसरा ऑप्शन है मस्त्रिक की संधि, चौथा ऑप्शन है पेरिस की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कुस्तुनतुनिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है अभी तक में और कितना करना बाकी है। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? पहला ऑप्शन है वैसाखी मेला, दूसरा पुष्कर मेला, तीसरा कुंभ मेला, चौथा माघ मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वैसाखी मेला। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बारदोली आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो पहले भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बारदोली आंदोलन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पहला ऑप्शन है सूती मार्ग, दूसरा ऑप्शन है रेशम मार्ग, तीसरा ऑप्शन है उत्तरापथ मार्ग, चौथा दक्षिणा पथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा रेशम मार्ग। बहुत ही ज्यादा फेमस है रेशम मार्ग, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है भाप इंजन, दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंग जेनी, तीसरा ऑप्शन है फ्लाई शटल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा फ्लाई शटल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है गहन खेती, दूसरा वनोन्मूलन, तीसरा अधिक सिंचाई, चौथा
अति पशुचारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब की भूमि निम्नीकृत हो गई है, यानी कि भूमि का जो उर्वरता शक्ति है और भूमि का जो शक्ति है वो कम हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर। संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। पहला ऑप्शन है संसाधनों का ह्रास हुआ है, दूसरा ऑप्शन है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, तीसरा ऑप्शन है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, और चौथा ऑप्शन इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है। वे जातियां जिनका लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है दुर्लभ जातियां, दूसरा ऑप्शन है स्थानिक जातियां, तीसरा ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, चौथा ऑप्शन है लुप्त जातियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संकटग्रस्त जातियां। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर। पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है, यानी कि नॉर्मल है छत वर्षा जल संग्रहण। कौन सा राज्य में। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसको तो आप यूं ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो बना पाइएगा किसमें सबसे कम वर्षा होती है, कहाँ पर रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। पहला ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, दूसरा बागवानी, तीसरा रोपण कृषि, चौथा गहन कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रोपण कृषि। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा अभ्रक, तीसरा लौह अयस्क, चौथा तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अभ्रक का। अभ्रक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकाला जाता है कोडरमा से। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा बेंगलोर, चौथा दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जमशेदपुर। जमशेदपुर। कितने लोग जमशेदपुर से हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर। निम्नलिखित या निम्न से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। पहला ऑप्शन है मुंबई तथा नागपुर, दूसरा सिलचर तथा पोरबंदर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और कोलकाता, चौथा ऑप्शन है नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सिलचर तथा पोरबंदर। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। पहला ऑप्शन है फ्रेंच और डच, दूसरा ऑप्शन है डच और जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच और सिहली, चौथा ऑप्शन है फ्रेंच और जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फ्रेंच और डच। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है वितरण, दूसरा केंद्रीकरण, तीसरा पुनः संगठित, चौथा विकेंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, विकेंद्रीकरण। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है।
मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अश्वेत शक्ति आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है नारीवाद आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है नागरिक अधिकार आंदोलन, चौथा ऑप्शन है नस्लाभेद आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? पहला ऑप्शन है किसानों का, दूसरा ऑप्शन है कर्मचारियों का, तीसरा ऑप्शन है महिलाओं का, चौथा ऑप्शन है उद्योगपतियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्मचारियों का आंदोलन है बामसेफ। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, राजनीतिक दल का कार्य है। राजनीतिक दल का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है चुनाव लड़ना, दूसरा सरकार का गठन करना, तीसरा विरोधी दल का गठन करना, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। देखिए कहीं पर अगर ऐसा ऑप्शन है इनमें से सभी, तो ज़्यादातर केस में इनमें से सभी ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 100% इनमें से सभी हर समय सही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन रहता है वो सही हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, उसे कहते हैं। लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, उसे क्या कहते हैं? वैधता, दूसरा समानता, तीसरा तानाशाही, चौथा पारदर्शिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पारदर्शिता। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 17। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा प्रति व्यक्ति आय, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? पहला ऑप्शन है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, दूसरा ऑप्शन है चीनी, गुड़, ईंट बनाना, तीसरा परिवहन, संचार और बैंकिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा है सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। परिवहन, संचार, बैंकिंग ये सभी सेवा क्षेत्र हैं। कृषि, डेयरी, मछली ये सब तो प्राथमिक क्षेत्र हैं। ठीक है, और ईंट बनाना, चीनी उद्योग ये आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा, फैक्ट्री वगैरह में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्रक में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है? पहला ऑप्शन है संगठित क्षेत्र, दूसरा प्राथमिक क्षेत्र, तीसरा द्वितीयक क्षेत्र, चौथा तृतीयक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती है बल्कि मानव निर्मित की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1947, दूसरा 1 अप्रैल 1948, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1949, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन 1993, तीसरा ऑप्शन 1992, चौथा ऑप्शन है 1995। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर,
निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? पहला ऑप्शन है सूचना तकनीक, दूसरा सार्वभौमिकरण, और तीसरा ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश, चौथा ऑप्शन है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सार्वभौमिकरण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सार्वभौमिकरण। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर, दूसरा 14 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 24 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 14 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना कम हो सके, कम वर्ड्स हो सके उतना ही मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, छोटा छोटा ही आंसर आपको देखने को मिलेगा, सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से आपका नंबर आ सके। देखिए अति लघु प्रश्न, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। आपके पास 8 ऑप्शन रहेगा, 8 में से कोई 6 को ही सोल्व करना है। ठीक है, कोई 6 ही सोल्व करना है, पूरा 8 का 8 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तो मैं आप लोगों को 8 बताऊंगा, क्योंकि क्या पता कौन सा आ जाए, इसलिए मैं कोई को छोड़ूंगा नहीं, पूरा का पूरा 8 का 8 आप लोगों को बताऊंगा। देखिए 31 नंबर, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। तो इसको हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 32 नंबर, पिकेटिंग। पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? पिकेटिंग उत्तर देखिए, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। तो इसको पिकेटिंग कहते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। इसमें वर्षा के जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचे जैसे कुएं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा न केवल जल का संग्रहण होता है, अपितु जल को भूमिगत होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर, लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। अंतर लिखने के लिए आएगा आपके पास एग्जाम में, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और याद कर लीजिएगा। देखिए लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर, लौह खनिज और अलौह खनिज, बीच में लाइन खींच लेना है, एक तरफ लौह के बारे में लिखना है, एक तरफ अलौह खनिज के बारे में लिखना है। देखिए लौह खनिज ए नंबर, लौह खनिज में कठोरता पाई जाती है। दूसरा अलौह खनिज में देखिए अलौह खनिजों में कठोरता नहीं पाई जाती है। फिर दूसरा देखिए लौह खनिज प्रायः भूरे रंग की होते हैं। फिर देखिए अलौह खनिज में, अलौह खनिज कई रंगों के होते हैं। फिर देखिए लौह खनिज सी नंबर, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि लौह खनिज के उदाहरण हैं। फिर देखिए अलौह खनिज सी नंबर, इसका उदाहरण देखिए सीसा, जस्ता, अभ्रक, सोना आदि अलौह खनिज के उदाहरण हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, जातिवाद क्या है? 35 नंबर का क्वेश्चन है, जातिवाद क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, समाज में जाति के आधार पर उच्च जाति एवं निम्न जाति के बीच उत्पन्न सामाजिक तनाव एवं भेदभावपूर्ण रवैया जातिवाद कहलाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जातिवाद। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 36 नंबर, वर्ण व्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप से
उनके नीचे, इसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम औसत का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, किसी समूह में व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है। एक समूह की तुलना दूसरे समूह से करने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश में व्यक्तिगत आय अलग अलग होते हैं। संपूर्ण जनसंख्या की औसत आय जानकर हम दूसरे देश की औसत आय से तुलना कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 38 नंबर, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना। इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ है। वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नांकित तत्वों पर निर्भर करती है। जिसे यहाँ पर पहला देखिए, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह। दूसरा, विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह। तीसरा, टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह। फिर घ नंबर देखिए, विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह। 1991 की नई आर्थिक नीति के बनने के बाद भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला। और 1991 में जब हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने वैश्वीकरण भारत में लाया था। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 3 नंबरी प्रश्न। यहाँ पर 3 नंबरी देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किन्हीं 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 8 का 8 पूरा बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए 39 नंबर, रोलेक्ट एक्ट क्या था। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन करें। अथवा यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है, भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो बस रोलेक्ट एक्ट रहेगा क्वेश्चन में, तो बस इसी को लिख देना है आंसर में। देखिए, भारत में विभिन्न शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों करने लगे। देखिए यहाँ पर पहला नंबर, भारत में रोलेक्ट एक्ट का प्रखर विरोध हुआ। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा करने की घोषणा की। ख नंबर, इस नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 से एक हड़ताल के साथ प्रारंभ होना निश्चित किया गया। ग नंबर देखिए, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियां एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें स्वतः बंद हो गई, टेलीग्राफ सेवा बाधित कर दी गई। इस प्रकार देश में अव्यवस्था का आलम फैल गया। फिर देखिए ग नंबर, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू किया। अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। फिर देखिए अंग नंबर, 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इससे लोग उग्र हो उठे तथा बैंकों, डाकघरों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का जो लंबा लंबा आंसर होता है उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है, पॉइंट वाइज, जैसे यहाँ पर क ख ग घ लिखा हुआ इसी प्रकार से। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। या तो रोलेक्ट एक्ट आएगा या दांडी यात्रा आएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तर, अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। स्वतंत्रता के लिए
देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। देखिए, नमक सर्वसाधारण के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा था तथा चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भोजन में इसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक थी। अतः नमक कर को यानी कि नमक टैक्स को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने गिने चुने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे तक की पैदल यात्रा की। यद्यपि नमक आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना था, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस में एक राष्ट्रीय विरोध की भावना को जन्म दिया। दांडी मार्च अभूतपूर्व घटना हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। दांडी यात्रा द्वारा ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, कौन लोग समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखिए इसका उत्तर, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 19वीं सदी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कौन लॉ कहा जाता है। इन कानूनों के द्वारा विदेशों से खाद्य पदार्थों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। इस पाबंदी के परिणाम स्वरूप जब ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ने लगे तो लोगों में हाहाकार मच गई और विवश होकर सरकार को ये कानून हटाने पड़े। इस कानून के हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रभाव। देखिए क नंबर, खाद्य सामग्री सस्ती हो गई जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ मिला। यहाँ पर खूब लाभ मिला। फिर देखिए ख नंबर, जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। फिर देखिए ग नंबर, बहुत से भूमि ऊसर हो गई और खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए। फिर देखिए घ नंबर, ऐसे बहुत से ग्रामीण लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे जिससे शहरों की हालत भी खराब हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर की ओर। भारत के किन्हीं 4 लौह अयस्क पेटियों की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर देखिए, भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क पेटियां। पहला, उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले से गुवा तथा नवामुड्डी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। फिर देखिए दूसरा ख नंबर, दुर्ग बत्सर चंद्रपुरा पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बत्सर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इनमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। फिर देखिए ग नंबर, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुर पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित केंद्रमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। केंद्रमुख निक्षेप संसार की सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप से पाइपलाइन द्वारा मैंगलोर के निकट एक पत्तन पर
भेजा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, यद्यपि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमगांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक अथवा में और एक क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जिससे चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ का नंबर देखिए, चावल के लिए उष्ण तथा आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। ख नंबर देखिए, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। फिर देखिए ग नंबर, दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफी समय तक पानी इकट्ठा रह सके इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। फिर देखिए घ नंबर, इसलिए चावल अधिकतर पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में खूब उगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थितियों को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 मानवीय कारकों के नाम लिखिए। तो पहला देखिए, सस्ते श्रमिक की उपलब्धि, जहाँ पर सस्ते श्रमिक मिलेंगे वहीं पर फैक्ट्री लगेगा, उद्योग लगेगा। दूसरा देखिए, संचार एवं परिवहन के साधन, संचार रहेगा तब तो कच्चा माल और तैयार माल आएगा जाएगा। देखिए ग नंबर, पूंजी व बैंक की सुविधा। तो ये सब है। अब आगे देखिए, इसी में एक अथवा क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के किन्हीं 3 गुण बताएं। सड़क परिवहन का कोई 3 गुण बताना है। बहुत ही ईजी है, पढ़िएगा आप, इजी याद हो जाएगा। देखिए उत्तर, सड़क परिवहन के गुण क नंबर, परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। दूसरा, सड़कों को दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। तीसरा, सड़कों को नगरों, गांव, मोहल्लों और गलियों में भी बनाया जा सकता है। ग नंबर देखिए, सड़कें छोटी दूरी के यात्रियों तथा माल परिवहन के लिए उत्तम साधन है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 43 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। उपयुक्त कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। तो देखिए इसका उत्तर, इस कथन में काफी सच्चाई है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को एक वोट का अधिकार है, इसलिए लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। चुनाव लड़ने वालों को यदि अमीर के वोट चाहिए तो उन्हें गरीबों के वोट भी चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक दल दोनों वर्गों में सामंजस्य बनाए रखते हैं। फिर भी यदि कोई मतभेद उठ जाते हैं तो उनका सबसे अच्छा हल लोकतंत्र में ही संभव है, जहां हर एक की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अथवा में है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए, दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी गतिविधियों से राजनीतिक दलों को प्रभावित अवश्य करते हैं। ख नंबर देखिए, अधिकांश दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं तथा राजनीतिक दलों के सहयोग और परामर्श से अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। ऐसे दबाव समूहों के शीर्ष पदों पर राजनीतिक दल के नेता विराजमान होते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी से तथा NSUI कांग्रेस से संबंधित हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए फिर आगे ग नंबर राजनीतिक दल के अधिकांश नेता दबाव समूह से आते हैं। फिर देखिए अगला, कई दबाव समूह राजनीतिक दलों की शाखा के रूप में कार्य करते हैं। फिर देखिए नंबर, कुछ दबाव समूह का निर्माण राजनीतिक दलों के द्वारा ही
किया जाता है तथा कुछ दबाव समूह आगे चलकर राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर की ओर। राजनीतिक दल के कार्य क्या है? राजनीतिक दल का क्या कार्य है, किन्हीं 4 कार्य का वर्णन करें। देखिए ये तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में भी था, लेकिन वहाँ पर बस एमसीक्यू था, यहाँ पर सब्जेक्टिव में भी है। उत्तर देखिए, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य का नंबर, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। ख नंबर, सरकारी नीति को दिशा निर्देश। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रमों को चुनती है। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। फिर देखिए कानून निर्माण। राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है, जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा कार्य, सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर की ओर। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका उत्तर देखिए, वस्तु विनिमय व्यवस्था में चीजों का आदान प्रदान चीजों से होता है और उनमें मुद्रा के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ऐसा करना कितना कठिन है यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है। पहले तो उसे जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजना पड़ेगा और फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ तो जूता खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ गेहूं बेचना चाहता है। इस प्रकार इस लेन देन में संयोगों की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजा जाए और दूसरे वह गेहूं बेचने के लिए तैयार हो। परंतु मुद्रा के प्रयोग से जूता बेचने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और इस मुद्रा से वह जहां से चाहे गेहूं खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा द्वारा दोहरे संयोग की समस्या पैदा नहीं होती और वह अपने आप हल हो जाती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा तो इजीली याद हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। तो देखिए उत्तर, बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, काला बाजारी, खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी समस्याओं के समाधान के एक प्रयास के रूप में व्यवस्थित रूप से भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य उत्पादकों तथा विक्रेताओं के अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों पर रोक लगाना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना है। थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है आप लोगों को इसमें, ठीक है। ये आपका 5 नंबरी है, 5 नंबर के लिए लिखना है तो 250 शब्द तो लिखना पड़ेगा। देखिए 47 नंबर, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ? तो इसका उत्तर देखिए, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। पहला नंबर देखिए, अनेक लोगों को
छापाखाने में काम मिला। दूसरा, सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। ग देखिए, ग नंबर, तीसरा नंबर, भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को रोपण किया, यानी कि राष्ट्रवादी भावना जागृत किया। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 48 नंबर, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला किए, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर देखिए, क नंबर, स्पिनिंग जेनी मशीन ने ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी। इसके कारण मजदूरों की मांग घट गई। ख नंबर देखिए, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग, खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त थी। ग नंबर देखिए, जब उन उद्योग में इन मशीनों का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से ऊन की कताई करती थी को काम से हटाना पड़ा। इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 49 नंबर, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखिए, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। क नंबर, भारतीय संघ के किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ख नंबर, भारतीय संघ में राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है। तीसरा, भारतीय संघ में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, न कि दोहरी नागरिकता की। फिर घ नंबर देखिए, भारतीय संघ केंद्र और राज्यों के बीच किसी संविदा अथवा करार का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका निर्माण विशेष ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है। अंग नंबर देखिए, संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की सम्मति आवश्यक नहीं। फिर देखिए 6 नंबर, शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार के पक्ष में है। 6 नंबर, भारतीय संघ में न्यायालयों की एक ही प्रणाली है, देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। फिर देखिए ज नंबर, भारतीय संघ में लोक सेवाओं का विभाजन नहीं किया गया है, अर्थात लोक सेवक अपने कार्यों में राज्य तथा केंद्रीय दोनों स्तर के कानूनों का पालन करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक अथवा में क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। तो इसका उत्तर देखिए, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क। देखिए, बहुत से राजनीतिज्ञों ने सत्ता की साझेदारी के पक्ष में अनेक तर्क दिए हैं, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, युक्तिपरक कारण। युक्तिपरक कारण वे हैं जो बड़ी गहरी सोच पर आधारित होते हैं और जिन्हें लाभ हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है। अब आगे देखिए, युक्तिपरक कारण का कुछ तर्क। पहला नंबर, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। दूसरा, यह पक्षपात का अंदेशा कम करती है। तीसरा, विभिन्न विविधताओं को अपने में समेट लेती है। फिर चौथा, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। वहीं पर देखिए नैतिक कारण, कुछ लोगों ने नैतिक कारणों से भी सत्ता की साझेदारी का जोरदार समर्थन किया है। तर्क यहाँ पर देखिए, साझी सरकार में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों से पूर्ण न्याय हो जाता है। दूसरा, अल्पसंख्यक लोगों की भी अवहेलना नहीं होती, इसलिए उनके मन में कोई आक्रोश की भावना नहीं पनपती। फिर देखिए तीसरा,
शक्ति के विकेंद्रीकरण से किसी भी सरकारी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से कोई अन्याय नहीं हो सकता और इस प्रकार केंद्र और राज्यों में भी शांति का वातावरण बना रहता है। फिर देखिए चौथा, सबकी राय से किए हुए निर्णय सबको मान्य होते हैं क्योंकि वे सर्वसम्पत्ति के लिए हुए होते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 50 नंबर की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो इसका उत्तर देखिए, रोजगार की गतिविधियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां दो भागों में वर्गीकृत है। पहला संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। पहले संगठित क्षेत्र को देख लेते हैं। देखिए, वैसे उद्यम अथवा कार्य स्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संगठित क्षेत्र के उद्यम सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है, यानी कि सरकारी जॉब संगठित क्षेत्र है। अब देखिए असंगठित क्षेत्र, ख नंबर, असंगठित क्षेत्र वैसे उद्यम अथवा कार्य स्थान जहां रोजगार की अवधि अनियमित होती है, जहां लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं होता, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्राइवेट जॉब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे उद्यमों का सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। तो इसका उत्तर देखिए, इसको भी पॉइंट वाइज आंसर देना है। पहले का नंबर देखते हैं हम लोग। संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। देखिए ख नंबर, संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती जब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा। फिर देखिए ग नंबर, जितना अधिक संसाधन का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। फिर देखिए घ नंबर, औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने कच्चे प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। इससे साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, भले ही इसका लाभ उपनिवेशों को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अथवा में और एक क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, जल दुर्लभता क्या है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, जल यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, जल दुर्लभता के कारण क्या क्या है। पहला क नंबर, संसार भर में जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5% ही मीठे पानी का है, मतलब 2.5% ही मीठा पानी है, बाकी सब समुद्र में खारा पानी है। इस मीठे जल का कोई 70% भाग पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। देखिए, सब बर्फ के रूप में है 70%, बचा 30% ही है जो हम लोग यूज करते हैं। इस प्रकार मीठे और स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। फिर देखिए ख नंबर,
निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। फिर देखिए ग नंबर, जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती है। फिर देखिए घ नंबर, नित्य प्रति बढ़ने वाले उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो जाती है। कई उद्योग जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग आदि में पानी की बड़ी खपत हो जाती है। फिर देखिए अंग नंबर, शहर के निरंतर बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। आप कोई अपने से भी कोई कारण लिख सकते हैं जिससे पानी में कमी हो रहा है। देखिए नेक्स्ट अगला 52 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ही, इंडियन मैप दिया हुआ रहेगा, इंडिया मैप दिया हुआ रहेगा और इस तरीके से स्पॉट किया हुआ रहेगा। आपको बताना है कि क्या क्या है ये सब, ठीक है। देखिए भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादन केंद्र एवं तेल परिष्करणशालाओं के नाम का मिलान करें। जैसे यहाँ पर देखिए पारादीप, तो कहाँ पर पारादीप है बताना है। देखिए पारादीप है, नेल्लौर अभ्रक क्षेत्र है, फिर हल्दिया है, कोयला क्षेत्र है, फिर कोची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है। तो पहला क्या है, पहला क्या है, देखिए पहला है कोयला क्षेत्र, पहला यहाँ पर कोयला क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड में। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा हल्दिया है, ये जो दूसरा आप देख रहे हैं ये हल्दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा पारादीप है, ये तीसरा आप देख रहे हैं ये पारादीप है। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर है नेल्लौर अभ्रक क्षेत्र, ये जो चौथा नंबर का आप देख रहे हैं ये नेल्लौर अभ्रक क्षेत्र है। फिर पांचवा नंबर ये आपका कोची है। तो इस तरीके से मानचित्र प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मानचित्र बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मानचित्र के अंदर कुछ स्पॉट दिया हुआ रहेगा, इस तरीके से आपको बताना है कि क्या क्या है। आप सभी राज्य में कौन कौन सा उद्योग है उसको आप देख लीजिएगा एक बार, इजीली बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अंदर डीप नहीं किया हुआ है, ठीक है। पूरा इंडिया मैप बना हुआ है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा राज्य में आ रहा है, इजीली आपसे बन जाएगा।